धरवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जो कि मोदी गठबंधन से पशुपति पारस जो कि अलग हो गए हैं, तो इसमें क्या है सर? पारस को तो पता नहीं था। डिस्पोजल देखे हैं? डिस्पोजल देखे हैं कभी? होता है कि सिरिंज, जिसको सिंपल भाषा में कहिए ना, सुई आप उठाए जी और यूज किए, उसके बाद फेंक दिए। दोबारा यूज होता है? दोबारा नहीं यूज होता है। सिरिंज का दोबारा यूज नहीं होता है। पशुपति कुमार पारस एक सिरिंज के तौर पर नरेंद्र मोदी के हाथ में थे। जब तक इंजेक्ट करना था उन्होंने इंजेक्ट किया, उसके बाद फेंक दिया। आप समझिए कि दोबारा अब उसकी आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। और पशुपति कुमार पारस को नरेंद्र मोदी ने इसलिए लिया था कि बात है 2020, जब रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ, तो 2021 में चूँकि इनको लेना था अपने में, सारे एमपी इनके पास थे। पशुपतिनाथ पारस के पास, इनके खेमे में 5 एमपी थे, और चिराग पासवान के खेमे में सिर्फ चिराग पासवान एक अकेले एमपी थे। तो उस समय क्या था कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक बात थी कि भाई हमको जो है कुछ कानून बनाने हैं। बहुमत ऐसा नहीं है कि 5 लोगों को नहीं लेते तो उनका बहुमत नहीं था, सरकार नहीं बनती। लेकिन चूंकि कानून पास कराने के लिए आपको बहुत सारा सांसद की आवश्यकता पड़ती है, तो 5 सांसद इनके पास थे और एक अकेले ये थे। तो ये लाख चिल्लाते रह गए कि भाई हम मोदी जी के हनुमान हैं। इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि दिल्ली में उनका बंगला खाली कराया गया, उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया, उनके पिताजी की मूर्ति को हटवा दिया गया बंगले से। चिराग की एक भी नहीं सुनी गई। अगर उस समय चूँकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, एक फ़ोन कर देते कि नहीं अभी रुको, 2 महीना बाद 4 महीना बाद खाली करना, तो औकात नहीं थी डिपार्टमेंट का कि वो खाली करा दे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी उठा के फेंका गया। आप ये सारा चीज़ आप लोग देखे हैं, एकदम लाइव चल रहा था। आते हैं पशुपति पारस के पास। पशुपति पारस के पास 5 एमपी ऑलरेडी था। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई हमको जब कानून बनाना है तो इसमें हमको ज़्यादा अलॉट ऑफ एमपी ना चाहिए, क्योंकि हमको तो लेना है ना, सबका समर्थन लेना है। तो जो हमारे खेमे में आएंगे तो हमारे कानून बनाने में अड़चन नहीं आएगी। हम जो XYZ जो भी हमको मतलब होगा, हमको लगेगा कि अच्छा कानून है, हम उसको थोप देंगे भारत के लोकतंत्र को। तो इसलिए उन्होंने पशुपति पारस को चुनना उस समय वाजिब समझा, और उनको चुनते हैं, और चुनते ही नहीं है, उनको बाइज्जत एकदम मंत्री के पद पर उनको बैठाया जाता है। इसके बाद अब तो चूंकि जो भी बनाना था नरेंद्र मोदी को, चाहे वो धारा 370 पर जो करना था, 3 तलाक पर करना था, राम मंदिर, ये सारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी के पास अब बनाने के लिए कुछ नया बनाने के लिए है नहीं, सच्चाई जान लीजिए। तो अब नया बनाने के लिए नहीं है, तो हमको एमपी जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनकी भी आवश्यकता नहीं है। अब क्या हमको कानून ही नहीं बनाना है? हम जो हैं, अब हम जो जिस तरह से हम चलाना चाहते हैं, हमारा बहुमत आ जाए, हमारी एक सरकार जो है वो 2029 तक, 24 से 29 तक चल जाए, ये उनके दिमाग में, नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बातें चल रही थी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने सर्वे करवाया और इन सभी क्षेत्रों में बजाबते पशुपतिनाथ पारस के संसदीय क्षेत्र के साथ साथ 6 संसदीय क्षेत्र में उन्होंने क्या कराया? सर्वे कराया। सर्वे में ये उनको पता चला कि नहीं, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में जनता वहां केवल चिराग पासवान को देखती है। इसलिए चिराग पासवान को, जो पशुपति के 5 संसद थे उनके पास, 5 सांसद के जगह पर 5 सीट इनको मिल गया, चिराग पासवान को। और एक चिराग का सीट था, वो भी इनको नहीं मिला पशुपतिनाथ पारस को। जबकि एक बात तो चल रही थी एगो सीट देने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर थोड़ी सी शर्म हया और इज्जत होगी पशुपतिनाथ पारस में, तो एक सीट नहीं लेते। वो नहीं मिला, बहुत अच्छा है। अब आप वो जिस तरह का आपराधिक ताना बुना जो बुना जाएगा एनडीए में, जिस तरह का कवायतें वहाँ शुरू की गई हैं, अब तो आप देखते जाइए कि कौन कौन सा तांडव होने वाला है। जिस तांडव को कर करके अब भाजपा फिर सत्ता में आने वाली है, उनमें इनकी संलिप्तता नहीं रहेगी। ये बहुत बढ़िया है, पाप से बच गए पशुपतिनाथ पारस जी।
और इनके लिए बहुत बढ़िया, चूंकि बुढ़ापा में अगर आप पाप से बच गए, पुण्य स्थल पर चले गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छा चीज़ है। इनको अपने पार्टी का देख रेख करना चाहिए, समर्थक इनके भी बहुत सारे हैं। एक बात बताइए, क्या चिराग के पास जनबल है? हाँ, सर्वे जो भाजपा ने जो गोपनीय सर्वे कराया उसमें पता चला कि चिराग के पास जनबल है, और वो जनता को मतलब अपने प्रेम से इस चीज़ को मनवा चुके हैं कि हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी जो टूटी दो खेमा में, एक पशुपति पारस अपना बना लिए जिसका नाम हुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और एक चिराग पासवान बनाते हैं जिसका नाम होता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये दो खेमा में टूट जाता है, बंगला चुनाव चिन्ह है वो भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद से ये जनता देख रही थी कि भाई किसकी पकड़ क्षेत्र में कौन घूमने आ रहा है, तो इस मामले में चिराग पासवान खरे उतरे हैं जनता के सामने। जी के ये कैसी राजनीति है, ये बात बताइए। ये सच्चाई ये जानिए कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री, उस समय से लेकर के और आज तक 2 शिफ्ट प्रधानमंत्री भी रहे, और प्रधानमंत्री बनने वाले वो प्रथम व्यक्ति हैं जो कभी एमपी का चुनाव नहीं लड़े, माने कभी संसद में गए नहीं। ठीक है, तो अनुभव था नहीं, सीखते जो सीखे। एमपी बिना बने हुए प्रधानमंत्री रहना 10 वर्ष और जबरदस्ती कानून को थोपना, ये नरेंद्र मोदी जो है इतिहास में इस चीज़ को लिखवा दिया है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक ठीक है अच्छी चीज़ नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो मोदी जी कभी राजनीति किए ही नहीं है, गुजरात में थे तब से आज तक नरेंद्र मोदी कभी राजनीति नहीं किए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी शुरू से कूटनीति के जन्मदाता हैं। भाजपा में कूटनीति करते हैं, कूटनीति कराते हैं और कूटनीति ही करते रहेंगे। राजनीति उनके बॉस की चीज नहीं है, राजनीति सामने से होता है, कूटनीति पीठ पीछे होता है। आपने देखा होगा, अभी स्टेटमेंट चल रहा था राहुल गांधी का, उसमें राहुल गांधी बताते हैं कि एक जो है एक समीकरण दिखाते हैं कि 50 + 15 + 8 मिलकर के कितना होता है, तो 73 यानी 73 होता है। उस 8 को कटवा दिया जाता है और दिखाया जाता है कि 50 + 15 73 होता है। 50 15 73 होता है। अरे नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा शर्म करिए और अपने पार्टियों को भी शर्म करवाइए कि यहाँ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट नहीं है और इतना नॉर्मल स्टडी नहीं है, उसका सर्टिफिकेट खरीदा हुआ नहीं है, वो पढ़ा लिखा इंसान है। और उसके शब्दों को कोट करके आप करवा देते हैं, झूठी प्रचार करवाते हैं, अब बाद में सामने आता है तो आपकी बेइज्जती होती है, आपके पार्टी की बेइज्जती है। तो नरेंद्र मोदी आज तक राजनीति किए नहीं, केवल कूटनीति पर उनका जो है ये कारोबार, ये धंधा, ये गोरख धंधा चलता है। जैसे चाणक्य कूटनीति करते थे। चाणक्य जी कूटनीति नहीं करते थे जी, क्या करते थे वो? चाणक्य जी षड्यंत्र करवा करके जी और सत्ता को हस्तांतरित करवाने का एक खेल खेल रहे थे। अब लोग उसको जिस दृष्टिकोण से देखना है देखिए। पशुपति पारस अपना तीसरा मोर्चा बनाएंगे। कुमार पारस एक मजे हुए नेता हैं और वो रामविलास पासवान के भाई के तौर पर नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के उस नेताओं में से आते हैं जो नेता डूर टू डूर एक कैंपेनिंग करवा करके दरवाजे दरवाजे, दलित महादलित, गरीब गुरबा के दरवाजे तक पहुंच करके उसको एक एक लोगों को पार्टी में जोड़ करके और लोक जनशक्ति पार्टी को स्थापित किए और इतने वर्षों तक पार्टी के साथ रहे। तो बहुत अच्छी पकड़ है पशुपतिनाथ पारस की। वो अगर तीसरा मोर्चा अगर बना लेते तो वाकई बिहार में एक मतलब अभेद्य एक किला बन जाता और खास करके एनडीए के लिए तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। तीसरा मोर्चा बनाते कई अन्य पार्टियों को लेकर के साथ में, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता चल रहा है, चुनाव नज़दीक है, तो अब इसमें बनना बड़ा मुश्किल है और अब बनाते भी हैं तो वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए राय तो हमारी यही रहेगी कि पशुपतिनाथ पारस जी जो अपने पार्टी के स्तर से जो चुनाव लड़वाना चाहते हैं लड़वाएं, विधानसभा की तैयारी करें। लोकसभा में तो उनके साथ गद्दारी हो गया है और उस विश्वासघात के बाद वाकई में उनकी पार्टी जो है
अव्यवस्थित हो गई है, इसलिए तीसरा मोर्चा बनाना उचित नहीं होगा। रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके तमाम दर्शक, हमारे पार्टी से संबंधित जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं या जो भी बिहार और देश की जनता है, उन सभी तमाम जनता को, तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।